अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें बजट कम रहता है, रादर फाइनेंशियल वाइज यू कैन गो इजीली विद अंडर कंस्ट्रक्शन रादर देन रेडी टू मूव, बराबर है, यस। राइट। और अगर हम घर ही शिफ्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली रेंटेड और फिर अंडर कंस्ट्रक्शन से अच्छा रेडी टू मूव हम चूज कर ले, सो दैट ईएमआई एक ही करेक्ट कर करेक्ट, सकते हैं। ठीक सो है। व्हेन इट कम्स टू अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव, उसके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स भी रहेंगे सर, तो फिर कैन यू जस्ट इलैबोरेट इट, सो क्या डिसीजन लेना है, दैट वुड बी हेल्पिंग आउट। सी अगर जहाँ पे रेडी पोजीशन लेना चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, प्री लॉन्च वाला लेना चाहिए, वो जब बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है और दोनों में प्रोज एंड कॉन्स है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं। सो मैं वन बाय वन बताता हूँ। जहाँ पे आप अगर समझो अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्री लॉन्च वाली प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें फ़ायदे ऐसे है कि उसमें एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोअर प्राइस रहता है, प्राइस कम रहता है, जो आपका फ़ायदा हो जाता है, वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको एक साथ इमीडिएट सब कुछ पेमेंट देना नहीं है, आपको जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है वैसे वैसे पेमेंट करना है, तो अगले 3 से 4 साल में आपको पेमेंट करना रहता है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ओके, जहाँ पे अगर आपका 50 लाख रुपए बजट है तो वहाँ पे आप 60 लाख रुपए या 70 लाख का भी घर आप इमीडिएट बाय कर सकते हो, जो धीरे धीरे आप पेमेंट कर सकते हो, जो अगले 4 साल में आप पे करना चाहते हो। राइट। थर्ड आता है एप्रिसिएशन, उसका जो पोटेंशियल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आपने कम बजट में लिए हुए रहते, कम प्राइस में प्रॉपर्टी बाय की रहती है, सो उसका जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वैसे वैसे वो लोकेशन भी ग्रो होता है, प्लस प्रॉपर्टी भी रेडी होती है, सो उस जिसकी वजह से आपका प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है। एंड सेकंड, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, जहाँ पे आपको अगर समझो घर के अंदर कुछ अगर कस्टमाइजेशन करना है, लाइक किचन थोड़ा सा बड़ा करना है या फिर कोई वॉल यहाँ से वहाँ करनी है, या फिर छोटे छोटे चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर सकते लेकिन छोटे छोटे चेंजेस आप उसमें कर सकते हो। हैं, राइट। सो ये अंडर तो कंस्ट्रक्शन ये के अंडर जो भी है कंस्ट्रक्शन वो के फायदे फायदे हो हो गए। गए। अब इसके नुकसान क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। ओके। जैसे अगर इसमें पोजीशन का डिले का रिस्क हो सकता है, वो डेवलपर का रिस्क होता है, मतलब डेवलपर अगर आपने सही चुना है तो वो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ डेवलपर्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे दे डोंट बॉदर अबाउट पोजीशंस, तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करते हैं और पोजीशन जो है 4 साल में मिलने के बजाय 5 या 6 साल में मिलता है, तो वो वहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। सेकंड है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कैंसलेशन हो जाता है या फिर फ्रॉड भी हो जा सकता है उसमें, तो वो आपको देख के लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है। थर्ड है, इमीडिएट यूज़ नहीं कर सकते आप इसको लिए आपके 3 से 4 साल का टाइम होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको यूज़ करने में आता है। ठीक है। वाह, सो अभी ये तो पता चल गया, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन के फायदे और नुकसान जो भी है, प्रोज एंड कॉन्स बहुत अच्छे से आपने समझाए हुए हैं। फिर रेडी टू मूव में क्या है? रेडी टू मूव इन में भी वही सेम है, कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है। रेडी टू मूव इन में फ़ायदे पहले अपन बात करते हैं। जहाँ पे फ़ायदे की बात करते हैं तो इमीडिएट पोजीशन मिल जाता है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको, कि इमीडिएट आप रहने के लिए जा सकते हो, या फिर रेंटल पे देना है तो इमीडिएट रेंटल आपका चालू हो सकता है। देन रेडी टू मूव इन में क्या होता है कि आप घर देख के लेते हो या फिर ऑफिस ले रहे हो, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि राइट। भाई ये हमारा घर है, इस तरह से है, वो देख के आप ले सकते हो, तो वो आपको मिलेगा। एंड उससे क्या फ़ायदा होता है, जब जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको देखने नहीं मिलता, आपको सिर्फ पेपर पे दिखाया जाता है कि ये साइजेस है और इस तरह से, तो वो आपको ये रहता है। थर्ड है, आपका रेंटल इनकम इमीडिएट चालू हो जाता है। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं। उस नुकसान भी क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रेडी रहता है अपार्टमेंट और वो लोकेशन ऑलरेडी एप्रिशिएट हुआ रहता है, तो आपका जो कॉस्ट रहता है वो थोड़ा सा हायर रहता है वहाँ पे। एक आपको पेमेंट जो है जो एक साथ देना पड़ता है, मतलब विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स में आपको पूरा पेमेंट उसको करना पड़ता है, जो आपके पास रेडी होना चाहिए। थर्ड है, चॉइसेस बहुत कम रहते हैं। रेडी पोजीशन अपार्टमेंट में क्या होता है, ऑलरेडी लोगों ने बाय किया होता है, देन जो बचे हुए अपार्टमेंट्स रहते हैं या फिर 1-2 अपार्टमेंट, 4-5 अपार्टमेंट जो जिसको पसंद नहीं आते, वो वाले चॉइसेस आपके पास रहते हैं, जो जिसकी वजह से आपको चॉइसेस नहीं रहते हैं। सो जैसे अभी मैंने बताया आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस कर सकते हो, रेडी पोजीशन लेना है या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है, तो दोनों फ़ायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए। सो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो पुणे में, तो ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। तो अंडर कंस्ट्रक्शन के भी प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे और रेडी टू मूव में के भी प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, एंड देन एन इंडिविजुअल शुड डिसाइड कि उनको क्या है। ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ में रहते ही है, एंड बोथ आर क्वाइट गुड इनफ टू थिंक कि कौन सा अभी लेना चाहिए, लाइक कौन सा घर खरीदना चाहिए, एंड वाई इन पुणे ओनली। सो ये एंड वो सारी हर एक चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन आपके अगर समझो बहुत बार ऐसा होता है कि उस लोकेशन में मुझे प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन मेरे
मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन में अफोर्ड कर सकता हूँ, तो देन आपको अंडर then you कंस्ट्रक्शन can में जाना go चाहिए। for under construction. तो सर अभी प्रोज एंड कॉन्स तो समझ में आ गए अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव में, बट व्हेन इट कम्स टू हु टू चूज, तो कौन से इंडिविजुअल ने क्या चूज करना चाहिए? तो अगर इंडिविजुअल को अंडर कंस्ट्रक्शन चूज करना चाहिए या इंडिविजुअल को रेडी टू मूव चूज करना चाहिए, आप क्या बताओगे उसमें? सिंपल है इसमें, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए जहाँ पे 2 4 5 साल का टाइम पीरियड है। और अगर आप एंड यूज है, मतलब आपके खुद के रहने के लिए चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आपको रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। So sir, now we got to know pros and cons and all, वो सारी चीज़ें अभी पता चल गया है, बट अभी और एक दिमाग में आ जाता है कि व्हाट आर द बेस्ट लोकेशंस जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन पुणे? कैसे कौन से एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप सजेस्ट कर सकते पुणे एक ऐसा शहर है जहाँ पे पुणे चारों बाजू से बढ़ रहा है। ऐसा Right. नहीं कि मुंबई की जरा एक ही लाइन में पूरा जा रहा है, मेट्रो मतलब जो लोकल ट्रेन जा रही है उसके हिसाब से बाजू बाजू बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है। सो पुणे एक ऐसा सिटी है कि चारों सिटीज मतलब चारों साइड से डेवलप होते जा रहा है। लाइक पुणे को अगर देखा जाए तो पांच हम लोग चैनल पार्टनर्स है या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स है, तो हम लोग उसको 4 5 इसमें डिवाइड करते हैं। लाइक सेंट्रल पुणे, ईस्ट पुणे, वेस्ट पुणे, नॉर्थ पुणे, साउथ पुणे, तो इस तरह से उसको डिवाइड किया है। सो पुणे में अगर देखा जाए तो जो ग्रोइंग लोकेशंस है वो वेस्ट पुणे एंड ईस्ट पुणे, ये दोनों लोकेशंस बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। साथ साथ में नॉर्थ पुणे भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। सेंट्रल पार्ट तो आपको पता ही है, सेंट्रल पार्ट Correct. ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं एंड उसमें सारा डेवलपमेंट आ चुका है। बट अभी क्या है, आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। लाइक अगर देखा जाए तो अगर वेस्ट पार्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हिंजेवाड़ी जो आईटी हब के नाम से जाना जाता है, Right. हिंजेवाड़ी फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, ये तीनों लोकेशंस में घर बाय करना या फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना कभी भी अक्लमंदी और इसका काम है। जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कभी भी वो ग्रो होने वाला है, वहाँ पे प्राइसेस अपने हमेशा बढ़ते रहने वाले हैं, क्योंकि वहीं पे आईटी पार्क्स है और उसी मतलब वॉक टू वर्क वाला कल्चर हो जाता है। तो Right, वो right, बहुत right. इंपॉर्टेंट है। उसके बाजू में ही बानेर बालेवाड़ी है, जहाँ पे अगर आपका बजट बहुत हाई है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है वहाँ पे, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है देन आप बानेर बालेवाड़ी में बाय कर सकते हो या फिर वाकड़ में बाय कर सकते हो। आइदर फिर उसी के बाजू में जैसे ताथोड़े है, पुनावड़े है, रावेत है, ये वाले लोकेशंस भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और डेवलपमेंट वाइज ग्रो कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज में है जहाँ पे पैसा डालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे चल के बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। प्लस इनकी जो कनेक्टिविटी है मुंबई से भी बहुत अच्छी है। मुंबई से सबसे पहले लगता है सबसे पहले लगने वाले ये लोकेशंस है, लाइक रावेत हो गया, केवड़े हो गया या फिर पुनावड़े, ताथौड़े, ये वाले लोकेशन स्टार्ट में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट पुणे बहुत अच्छा है। साथ साथ में ईस्ट पुणे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे खराड़ी लोकेशन सबसे बेस्ट है, बिकॉज वहाँ पे आईटी पार्क्स है और बहुत आईटी पार्क्स अभी आने वाले हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, प्लस अभी आगे बहुत आने वाले हैं, जिसकी वजह से खराड़ी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। खराड़ी के आसपास में लाइक केशव नगर हो गया, वो भी अभी वहाँ पे एक ब्रिज बनने वाला है खराड़ी और केशव नगर के बीच में, अगले 2 4 महीने में शायद कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद वहाँ की भी प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और कनेक्टिविटी बहुत सीमलेस होने वाली है, जिसकी वजह से केशव नगर भी बहुत अच्छा है। वाघोली तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे जाने आने के लिए कोई तकलीफ नहीं, बट वहाँ पे नगर हाईवे होने की वजह से ट्रैफिक का थोड़ा इशू है, बट दैट लोकेशन इज अगेन गुड, बिकॉज अभी बाकी के डीपी रोड्स वगैरह डेवलप होने बाकी है, तो उसकी वजह से वो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। सो ये 2 लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। साथ साथ में विमान नगर के बाजू में जैसे धानोरी हो गया या फिर चरौली हो गया, वो भी बहुत ग्रोइंग लोकेशंस है, जहाँ पे अभी भी प्राइसेस पहुँच के अंदर है, जहाँ पे लोग इमीडिएट बाय कर सकते हैं, मतलब अफोर्डेबिलिटी है वहाँ पे, जिसकी वजह से बाय करना ईजी हो जाता है। साथ में उसके बाजू में अगर देखा जाए तो हड़पसर, मांजरी, ये लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोकेशंस है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट या फिर खुद के रहने के हिसाब से घर ले सकते हो। मुंडवा, कोरेगांव पार्क, कल्याण नगर, विमान नगर, ये भी ऑलरेडी Right, डेवलप्ड है, that's ऑलरेडी है, true. बट अभी वहाँ पे भी मुंडवा में कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे आप 3 एंड 4 BHK के काफ़ी बड़े वाले ऑप्शंस, अगर आपके पास बजट है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। सो दीज आर द लोकेशंस। अगर आपके पास बजट कम है एंड आप सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हो तो साउथ पुणे बहुत अच्छा है, जहाँ पे NIBM लोकेशन हो गया, देन ओंड्री हो गया, हंडेवाड़ी हो गया, ये वाले लोकेशन जहाँ पे कैंप और हड़पसर के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी है और हार्डली एक 7 8 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है और वहाँ पे प्राइसेस भी बहुत लो है, सो वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। बाप रे, बहुत सारे लोकेशन सुन लिए, लाइक इसीलिए बोलते हैं कि पुणे में इन्वेस्ट करना बहुत यस। अच्छा है। आई मीन यू ऑल कैन इन्वेस्ट इन पुणे।
बहुत सारे लोकेशंस है, जैसे आपने बोला है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रादर। मतलब मैं ये बोलूँ कि आप पुणे में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करिए, डिपेंडिंग अपॉन योर पेमेंट शेड्यूल या फिर आपका जो बजट है उसके हिसाब से आपको जो भी लेना है आज ले लीजिए। अगले 5-10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं पुणे के अंदर। तो इंडिविजुअल ने सोचना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट पुणे में यस, करना अगर किसी ने बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी स्टार्ट करना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, जो भी आपके हिसाब से जो भी आता है, 1 BHK आता है, स्टूडियो अपार्टमेंट आता है, या फिर आपका 2 BHK 3 BHK, जो भी आपके मतलब जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो लेना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में प्राइसेस बहुत कम है, आगे बहुत बढ़ने वाले हैं। यस, वेरी ट्रू सर। और अभी ये सारे लोकेशन सुन ले सर, बट ऐसे 5 लोकेशन, 5 टॉप लोकेशंस आप बता सकते हो क्या कि पुणे में बहुत अच्छा है कि इन 5 टॉप लोकेशंस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रादर? वैसे मैं लोकेशंस बता सकता हूँ, बट दैट अगेन बजट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर समझो एक एवरेज प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो हिंजेवाड़ी फेज़ 2 फेज़ 3 आज भी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और आगे बहुत ग्रो करने वाला है, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और आज कम प्राइस में है। हिंजेवाड़ी लोकेशन बहुत अच्छा है, ताथोड़े पुनावड़े लोकेशन बहुत अच्छा है इसके अंदर, रावेत बहुत अच्छा लोकेशन है अगर वेस्ट पुणे की बात करते हैं। एंड अगर समझो ईस्ट पुणे की बात करते हैं तो वाघोली, खराड़ी, केशवनगर, मांजरी, ये चारों लोकेशंस बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो पुणे के अंदर ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जो मैंने अभी तक डिस्कस भी नहीं किए, जो कि बहुत अच्छे हैं, लाइक बावधान हो गया, या फिर समझो चरोली का या फिर मोशी का लोकेशन हो गया, जिसके बारे में अपन ने बात भी नहीं की। सो ये लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। सो आज अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग मैं एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर ओनर प्रॉपर्टीज़ देखो, जो हमारी कंपनी है जहाँ पे हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स हमारे साथ काम करते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टीज़ देखो में कि सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ सामने वाले पर्सन का रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के लेते हैं, कि जहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई आपका बजट कितना है, आपका लोकेशन क्या है, आप किस तरह की प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो। ये बहुत सारी चीज़ें, ये तो मेन चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक वो समझ के नहीं लेते तब तक वो हम प्रॉपर्टी सजेस्ट करना उचित नहीं समझते। एक बार वो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई तो देन अकॉर्डिंगली जिस लोकेशन में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी आती है वो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं, दिखाते हैं, एंड देन लोग उसको बाय करते हैं।